यानी तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ये कोण देखा हमने 65 डिग्री है और ये वाला कोण जो है 20 डिग्री है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का नवाचारी कार्यक्रम है मैथ्स विजर्ड, जो प्रत्येक वर्ष होता है और ये जनपद स्तरीय पेपर है। जनपद टिहरी गढ़वाल का पुराना पेपर है और ये पेपर उन बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही जो इस वर्ष मैथ्स विजर्ड में प्रतिभा करने वाले हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है जो इस वर्ष सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या हिमज्योति स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम देंगे जो क्लास 5th के बाद होता है। तो ये बहुत अच्छा पेपर, बहुत लाभदायक उनको होगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट और है, जो बच्चे नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो इस सिलेबस से संबंधित है सकते हैं, वो बच्चे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपने फोन में टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड कीजिए और उसमें ये आपको ग्रुप मिल जाएगा। इस लिंक से आप उस ग्रुप में जा सकते हैं। यह पेपर बहुत ही अच्छा है। आप अंत तक अगर इसके 50 क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत अच्छा गेन कर लेंगे 50 क्वेश्चन का, जो एक स्टैंडर्ड के हैं और ऐसे क्षेत्रों से पूछे गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पूछे गए क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए सीधे प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, अंकों 2, 2, 3, 0, 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2, 3, 0 और 6। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। और जब सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो सबसे छोटा अंक हम पहले लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा पहले 0 है, लेकिन कोई अंक संख्या 0 से शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं तो 0, 2, 3, 6, देखिए 4 अंक हो गए, लेकिन एक संख्या 4 अंकों की नहीं बनी क्योंकि पीछे वाला 0 गिना नहीं जाता है। जो लेफ्ट साइड का जो 0 होता है वो नहीं गिना जाता है, इसलिए यह संख्या जो है 3 अंकों की ही रह जाती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखते हैं, तब 0 लिखते हैं 0 और तब लिखेंगे 3 और 6। तो 2036 ये सबसे 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं गुणनखंडों में और अभाज्य गुणनखंडों में। तो मैं ये यहाँ पे दोनों तरीके के आपको बता रहा हूं ताकि आप हमेशा याद रखें। दो तरह के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, एक तो 60 के गुणनखंड। तो 60 के गुणनखंडों में अगर हमें ज्ञात करने हैं तो ऐसी कंडीशन में हम वे सारी संख्याओं को शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, कि जिनका जो 60 को डिवाइड करती है, जिनका भाग 60 में जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है 1 और सबसे बड़ी संख्या 60 ही होगी 60। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने का सबसे अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभी मैं अभाज्य सॉरी ये टोटल गुणनखंड बता रहा हूं, अभी अभाज्य गुणनखंडों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो 1 और 60 हो गया। उसके बाद हम 2 का देखेंगे तो 2 का भाग अगर हम 60 में देंगे, आप अलग से देंगे तो 30 बार जाएगा। 30 गुणा 60 होता है, तो 2 का भाग कितनी बार जा गया, 30 इस तरफ से। तो यहाँ बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो आप भाग देंगे तो 20 आएगा। ठीक है ना, मैं एक साथ दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। तो 3 20 3 60 होता है, यहाँ 3 और यहाँ 7, सॉरी यहाँ 20। यहाँ कॉमा जरूर करना। उसके बाद 3 के बाद 4 से अगर हम भाग डिवाइड करेंगे 60 को, 60 में अगर 4 का भाग देंगे तो 15 चको 60 होता है, 15 4 जा, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 15 आएगा 15। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 होता है, तो यहाँ 5 और यहाँ 12। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 और यहाँ 10 आएगा, 6 दशांक 60। ठीक है ना। आज 7 से 60 डिवाइड होता नहीं है, 7 का भाग 60 में नहीं जाता है, 8 कभी नहीं जाता है, 9 कभी नहीं जाता है। तो ये तो कुल गुणनखंड हो गए। देखिए, तो ये 60 ये सारी संख्याएं हैं जिनसे 60 डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहां पर पूछा गया है
60 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 0 बार, फिर 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 10, फिर देखिए 5 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, हम तो 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, तो 3 5 15, 5 का 5 1 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसके कुल 4 गुणनखंड है। एक कार देहरादून से 5 घंटे का सफर तय करके 12 बजे रात मेरठ पहुंची। बताइए वह कार देहरादून से कितने बजे चली। इसका मतलब ये रात 12 बजे से पहले चली होगी देहरादून से। अगर इसको 5 घंटे लगे तो हम क्या करेंगे, यानी 12 बजे में से 5 घंटे कम कर दो, तो 12 बजे ऐसा लिखा जाता है, और इसमें से 5 घंटे, इसमें मिनट कुछ नहीं है तो ऐसा लिखा जाता है। इसको हम कम कर देंगे, तो ये इसका मतलब 7 बजे सुबह नहीं, क्योंकि सुबह के 7 बजे, तो क्योंकि रात 12 बजे पहुंचे तो 5 घंटे पहले, इसका मतलब शाम के 7 बजे चली। पहले कोष्ठ के भीतर का सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कोष्ठ हैं, अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं, तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बराबर करके पहले हम 3 ऐसे ही लिखेंगे, और देखिए इसको सॉल्व करके 8 में से 4 आपको घटाना है, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कोष्ठ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इस 4 को ऐसे लिखेंगे तो ये 34 हो जाएगा, क्योंकि 3 बाहर का, इसके बीच में कोई निशान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई या गुणा का निशान लगा देते हैं। फिर देखिए धन 2 छोड़ना कुछ नहीं है इसमें से। अब फिर यहाँ देखिए 10 में से 6 गया, तो फिर ये 4 बचा। तो क्योंकि ये हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ कोष्ठ लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे भी हम गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद भागोजोग के नियम के हिसाब से हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो 4 3 12 और धन करके 4 2 8, तो 12 में 8 जोड़ा 20 आंसर। 150 का 20% कितना होता है, प्रतिशत का मतलब 20/100। तो देखिए इसको 2 जीरो नीचे के कटे, 2 जीरो ऊपर के कट गए, तो 15 2 30, यानी 30 होता है। एक टीवी 20% की हानि से 80 में बेची गई, तो टीवी का क्रय मूल्य बताओ। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि 80 में बेची गई तो बच्चे क्या करते हैं, 80 का 20% निकाल देते हैं, जबकि 80 विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य का कभी भी प्रतिशत नहीं निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में जब क्रय मूल्य नहीं दिया होता है और विक्रय मूल्य दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम मानते हैं माना क्रय मूल्य 100 रुपए। क्रय मूल्य हमारे माने गए क्रय मूल्य के अनुसार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% की हानि है, तो विक्रय मूल्य इसी हिसाब से हो जाएगा 20 रुपए कम 100 में से, तो 100 में से 20 कम कितना होता है, 80। तो ये अपने आप, ये तो सवाल सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ये आंसर तो आपको पहले ही मिल गया, क्योंकि 80 आ गया, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था, क्योंकि उसको 20% हानि पे बेचा गया। तो ऐसी कंडीशन में ये आंसर आ गया। अगर नहीं आता आंसर, तो यहाँ पे आपने क्या करना था, वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो माना गया क्रय मूल्य है उसके बटा विक्रय मूल्य, उसके हिसाब से, और वास्तविक विक्रय मूल्य जितना है। तो देखिए 80 80 कट गया, तो 100 आ गया, तो वास्तविक विक्रय मूल्य 100। एक वर्गाकार खेत की भुजा 24 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। देखिए खेत अगर वर्गाकार है और इसकी भुजा है 24 मीटर 24 मीटर, तो क्षेत्रफल का मतलब अंदर का इलाका कितना है, इसका अंदर कितनी जगह घेरता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक वर्ग मीटर के टुकड़े कर देते हैं, तो जिससे हमें क्षेत्रफल का पता चलता है। तो इसका मतलब, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल याद है कि लंबाई गुणा चौड़ाई से होता है, तो इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई एक ही होती है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी 24 गुणा 24, 24 इंटू 24। अगर आप इसको गुणा करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 576 वर्ग मीटर, वर्ग ये वाला होगा। 2 आदमी एक खेत को 20 दिनों में खोद सकते हैं, 2 आदमी एक खेत को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो इस खेत को खोदने में एक आदमी कितने दिन लगाएगा। देखिए 2 आदमी, सीधी सी बात है, जब 2 आदमी 20 दिनों में खोदते हैं, तो एक आदमी, तो आप जल्दीबाजी में 2 का आधा 1 है, तो यहाँ उल्टा मत कीजिएगा कि 10 दिन में खोदेगा, क्योंकि
आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। जब 2 आदमी 20 दिन में खोदते हैं तो एक आदमी 40 दिन में, आप सीधे से हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको विधि से करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका जो इसको हल करने का है, एक तरफ आप दिन लिख दीजिए और एक तरफ लिख दीजिए आदमी। पहले लिखिए आदमी, चाहे बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले 20 दिनों में कितने आदमी खोद रहे हैं? 2 आदमी। अब एक आदमी है तो कितने दिनों में खोदेगा? x दिन। तो x की तरफ तीर का निशान, और यहाँ हमेशा उल्टा तीर इसलिए लगता है क्योंकि जब यहाँ आदमी अगर बढ़ेंगे तो दिन घटेंगे, यहाँ दिन बढ़ेंगे तो आदमी घटेंगे, तो इसका संबंध उल्टा है, इसको आप समझिए। और x बटे 20 बराबर, तो यहाँ तीर का निशान ऊपर है तो 2 बटे 1 हो जाएगा। 2 बटे 1 लिखना जरूरी नहीं है, सीधा 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा 1 कुछ माना, जब हम पक्षांतर करेंगे अगली लाइन में तो ये गुण 20 जो है बराबर के आगे यहाँ चला जाएगा, तो 20 दो ना 40, तो 40 दिन में करेंगे। 30 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 30, अगर हमें किसी चीज का प्रतिशत ज्ञात करना है तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको 30 मिनट और 1 घंटा नीचे, तो 1 घंटा यानी, अब यहां देखिए, यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहां मिनट में है और यहां घंटा में है, तो हम दोनों के मिनट बनाएंगे तो 30 बटे 60 हो जाएगा। अब कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100 ऊपर भी और गुणा 100 नीचे भी, इससे इसके मान में अंतर नहीं पड़ता है। और जो नीचे का 100 है इसका हम बना देते हैं प्रतिशत का निशान, इसके साथ कुछ नहीं करना, ये सीधा उठा के यहाँ चला गया, इसका प्रतिशत का निशान बन गया। और ये देखिए 1 0 ये कटा और ये 1 0 ये कटा, और 6 कम 6 और 6 पंजे 30, और 5 गुणा 10 है तो 10 पंजे 50 हो गया, 50% होगा। यानी आप इसको मौखिक भी कर सकते थे, 30 मिनट यानी 1 घंटे में जब 60 मिनट होते हैं तो 60 का आधा 30, यानी आधा का मतलब 50% होता है। यदि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए कोई वर्ग है मीटर, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हमें पता है परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप, तो इसके चारों भुजाओं का योग जो है 32 है। इसका मतलब एक भुजा का मान लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए चाहे ऐसा कीजिए, जहां से आपको अच्छा लगता है। तो 4 8 32, यानी इसकी जो भुजा हो गई वो हो गई 8 मीटर। अब जब भुजा हमें ज्ञात हो गई तो क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है, यानी 8 गुणा 8, तो 8 8 64 वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रोमन संख्या 50 को प्रदर्शित करती है? तो देखिए 50 के लिए L लिखा जाता है और 100 के लिए C लिखा जाता है। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या होती है, तो वृत्त देखिए गोल होता है और त्रिज्या यहां से जो केंद्र जहां पर से वृत्त बनता है, यहां से बाहर परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस पे जो असंख्य हम त्रिज्या बना सकते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, कितनी सारी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है, और आप इसको लाखों करोड़ों बनाते रहेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी, इसलिए त्रिज्याएं जो है अनंत होती हैं। ये है 13,46,832 में 4 का स्थानीय मान। तो देखिए 4 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, 4 की जगह 4 ही लिखते हैं और इसकी दाहिनी तरफ देखते हैं कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 0, यानी इसका मान हो गया 40,000। न्यून कोण होता है, 0 के बराबर के कोण को कहते हैं हम शून्य कोण, 90 के डिग्री के कोण को कहते हैं हम समकोण, और 0 से अधिक और 90 से कम का जो कोण होता है वही न्यून कोण होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, दी गई आकृति का परिमाप होगा। परिमाप का मतलब बाहर की माप। अब कहीं से भी शुरू करो, आप यहां से शुरू करो तो यहां से यहां तक की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4.5। फिर यहाँ से देखिए ऊपर को जा रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ नीचे देखो सेंटीमीटर लिखा है, तो यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर 1.0 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2.5 इसकी लंबाई है, तो 2.5। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2.5 ये भी है। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई देखिए 1 ही सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से वापस जाएंगे यहाँ तो इसकी लंबाई भी है 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2.0, और इस सब को हम जोड़ देंगे यानी 18 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसमें हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई 15 है, गुणा चौड़ाई 8 है, तो इसको आप यहाँ गुणा कीजिए तो 15 8 120 होता है, तो 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये जो श्रृंखला दे रखी है 20, 21, 23, 27, 35, तो इसमें अगला पद हमें बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 20 और 21 के बीच 1 का अंतर है, इसके बीच में देखेंगे तो 2 का अंतर है, इसके बीच में 4 का है। देखिए इसका दुगना है, फिर इसका दुगना है, और 35 और 8 27 और 8 35 होते हैं, तो यहाँ 4 का दुगना 8 है, यानी अब 8 का दुगना 16 होगा। तो 35 में हम 16 जोड़ देंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, तो 51। तो जो अगला अंक होगा वो 51 होगा। है दोपहर 3 बजे घड़ी की, घंटे की एवं मिनट की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। तो देखिए 3 बजे यानी चाहे दोपहर का हो चाहे सुबह का हो, 3 बजे जो है जो मिनट की सुई है यहाँ ऊपर 12 पे होगी और छोटी सुई 3 पे होगी। तो 3 बजे और 9 बजे हमेशा ही समकोण बनता है। समकोण यानी 90 अंश का कोण। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 50, जिनमें 40% लड़के हैं। लड़के जो हैं 40%। तो कक्षा में लड़कों की संख्या, देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसमें लड़कों की ही संख्या बतानी है, यानी 50 का 40%। तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये, 1 0 ये कटा, 1 0 ये, तो 5 को 20, यानी जितने जीरो हम नीचे काटते हैं उतने ऊपर काटते हैं, तो इसका मतलब 20 बच्चे 20 लड़के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्गमूल हम किसका ज्ञात करेंगे? जो किसी का वर्ग होती है। जैसे 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1 1 ही होता है। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4 होता है। 3 का वर्ग 3 3 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 72 का भी नहीं निकलता है। मैंने बताया 7 का वर्ग होता है 49, 7 गुणा 7, तो 49 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। इसमें कोण ए का मान बताना है, यानी इस कोण का मान। तो क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ये कोण देखा हमने 65 डिग्री है, और ये वाला कोण जो है 20 डिग्री है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 85 डिग्री हो गया। तो यानी 180 में से अगर हम 85 कम कर देंगे तो ये 95 डिग्री का कोण होगा, तीसरा वाला। 64 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि वह 7 से विभाजित हो जाए? देखिए 7 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम 7 भाग का भाग देंगे 64 में, तो 7 9 में 63, तो यहाँ देखो शेष 1 बचा। जो हमने देखा कि यहाँ पे एक शेष बच रहा है, इसका अर्थ है कि अगर ये संख्या 64 एक कम होती यानी 63 होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता ना। अगर हम 1 को घटाते तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे हम, तो पहले हम 0 0 0 4 बार 0 लिखेंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे। इसका 10,09,999, 10,09,999। एक कार 1 लीटर पेट्रोल से 4 किलोमीटर चलती है, तो कार को 80,636 किलोमीटर चलाने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत होगी? यानी 1 लीटर से जा रही है 4 किलोमीटर, तो यानी इसके हम 4 4 के टुकड़े निकालते रहेंगे। यानी इसमें पहले 4 किलोमीटर कम करेंगे, फिर जितना आएगा फिर 4 कम करेंगे, फिर जितना आएगा 4 कम करेंगे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बार बार किसी संख्या को अगर हमें, किसी एक ही संख्या को अगर हमें बार बार घटाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, भाग। यानी 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 का भाग दे देंगे 80,636 में। तो यहाँ 0 उतरा तो 0 में 0 बार ही भाग देना जरूरी है। फिर 6 उतरेगा तो 4 एकम 4, फिर देखिए यहाँ 2 बचा, अब उतरा 3, तो 4 पंजे 20, फिर 3 और 6,
तो 4 नवा 36, 159 किलोमीटर जाएगी। 98 में कितना जोड़ा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। देखिए छोटा सा प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, उसके बाद 100 आता है तो उसमें 3 अंक हो जाते हैं, तो 98 में कितना जोड़े, यानी 99 में से 98 कम कर दो, तो 98 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो अभी बात आई थी अगर हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोण लेंगे तो तीनों को जोड़ के 180 डिग्री हमेशा होता है। एक आयताकार खेत का परिमाप 40 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ परिमाप, पहले हमें भुजा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ आयत की लंबाई नहीं दी हुई है तो हमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका परिमाप दे रखा है 40 मीटर। यहाँ पे दिमाग से आपको काम करना है, परिमाप मानी बाहर की माप होती है, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, तो इसका मतलब 2 बार 8 मीटर आया तो 40 में से पहले 2 बार 8 और 8 16 हो गया, तो 16 कम कर दीजिए, ये 24 मीटर बच गया। तो 24 मीटर हमें पता है इन दोनों भुजाओं की लंबाई है, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी, 2 दूना 4, तो यानी 12 सेंटीमीटर 12 मीटर इसकी लंबाई हो गई यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए 12 12 24 हो गया, 8 8 16, तो 24 और 16 40 होता है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 गुणा 8, तो 12 8, इसका जो क्षेत्रफल होगा 96 वर्ग मीटर हो जाएगा। हल करना है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठ सॉल्व करते हैं जो अंदर होता है, ठीक है ना, जो अंदर है, तो बाकी को हम वैसे लिख देंगे, 5 की जगह 5, ऋण की जगह ऋण, मंझला कोष्ठ की जगह मंझला कोष्ठ, धन 4 धन 2 और ऋण भी लगा देंगे माइनस। अब ये अंदर का हमने सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ऋण 4 और ये मंझला कोष्ठ बंद। अब हमें क्या करना है, ये अंदर का पूरा सॉल्व एक साथ आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो 5 ऋण, और इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 4 में 2 जोड़ा तो 6 हुआ, 4 और 3 दोनों माइन ऋण ऋण है, तो 4 और 3 7 होता है, तो ऋण 7। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से हमें काम लेना है कि 6 के पीछे धन है, क्योंकि धन धन का जोड़ है और ये ऋण ऋण का जोड़ है, इसके पीछे ऋण है, तो इसका मान जो है ऋण 1 ही होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कोष्ठ के अंदर ऋण, यहाँ पे देखिए कोष्ठ के अंदर जो है इसका मान ऋण 1 आ रहा है, तो ऋण ऋण का जब गुणा होता है यानी कोष्ठ खुलेगा तो 5 धन 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 होता है 6। देखिए इसमें हमने अगला समूह बताना है कि अगला समूह कौन सा होगा, तो यहां पर देखिए यहां पे लिखा है H के बाद यहां Q लिखा है, तो हम देखेंगे जी H के कितने अक्षर के बाद है Q, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां है। फिर Q के कितने अक्षर के बाद Z है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां है, तो यानी इसके बाद में फिर 9वां अंक होगा, तो ABC, तो इसका मतलब I होगा, तो यानी जो I से शुरू है, तो वैसे तो इसका आंसर एक ही, ये सीधा यही मिल गया, लेकिन अगर आप दूसरा भी देखना चाहें तो दूसरा यहाँ K है, यहाँ T है, यानी K के बाद T कौन सा अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 9वां है, तो यहां पर हम देखेंगे C के बाद 9वां अक्षर कौन सा है, तो C के बाद 9वां अक्षर होगा I J K, 1 2 3 4 5 6 7 8 L होगा, देखिए 9वां अक्षर L। तो इस तरह से ये आप लास्ट वाला भी इसी तरह से मिला सकते हैं, वैसे जब 2 जगह हमने मिला दिया तो यही आंसर आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, तो आंसर यही होगा। दोपहर 3:05 को लिखा जाता है, तो दोपहर के 3:05 को लिखा जाता है, 3 और ये 05, अब देखिए AM लिखा जाता है सुबह को, दोपहर के 12 बजे से पहले हम AM लिखते हैं और 12 बजे के बाद PM। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर हैं और 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने का कितना तार लगेगा, तो इसके चारों ओर बाड़ लगेगी, इसकी जो लंबाई है 100 मीटर है और यहाँ 80 मीटर है, तो इसमें जो
के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। तो 3 बार यानी चारों ओर, यानी इसके बाहर से हमें तार लगाना है, यानी इसका भार की माप ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी जिसे परिमाप कहते हैं। तो एक बार तार लगेगा जितना, तो इसका परिमाप ज्ञात होगा पहले। तो आयत का परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणा गया 2। तो यानी 100 में हम 80 जोड़ देंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 100 में 80 जोड़ के 180 हुआ और गुणा 2, यानी 18 दूनी 36, 360 हो गया। तो एक बार तार लगेगा 360 मीटर। अब क्योंकि 3 बार लगाना है तो गुणा 3 कर देंगे, यानी 1080 मीटर लगेगा। देखिए इसका हमें योग करना है, तो योग करने दशमलव की जगह दशमलव का स्थान सही जगह पे आपको आना चाहिए। तो योग करना कोई कठिन नहीं होता है। 7.7 लिखा, फिर इसका जो है दशमलव के नीचे दशमलव और ये 7 है और यहाँ 77 है, तो 7 यहाँ 10वां और 100वां यहाँ, इसके ऊपर 100वां कुछ नहीं है। फिर धन करके ये 7 यहाँ है, दशमलव के नीचे दशमलव और इसके 7 10वां 7 100वां 7 हजारवां, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, तो इधर 7 ही है, तो ये 10वां 100वां हजारवां और 10,000वां, और इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, और 3 31, तो 31.0247, ये है 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 का मान होगा। तो देखिए जब हम दशमलव के सवाल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए दशमलव आप भूल जाइए। यहाँ सीधा देखिए, इसमें सीधा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको याद रखिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी इसका जो उत्तर आ गया 8 आ गया। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के पीछे हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 अंक है, तो यानी 8 एक अंक है, तो यहाँ 1 0 2 0। अब देखो 1 8 हो गया, 2 3 3 अंकों के पीछे दशमलव और 1 0 यहाँ रख देते हैं, तो 0.008। ये कुछ दशमलव संख्याएं हैं, इसमें हमने बताना है सबसे न्यून किसका मान है। न्यून का मतलब सबसे कम। इसको अगर हम देखें तो देखिए 1 10वां है, ये 10वां है, इसमें ये 10वां 100वां ये हजारवां है, यहाँ 10वां ये 100वां, ये 100वें पे 1 है, यहाँ 10वां 100वां हजारवां 10,000वां। तो सबसे कम वही होगा जो सबसे बाद होगा, यानी 10,000वां वाला सबसे कम होगा और सबसे बड़ा दशमलव 1 है। यानी दशमलव के बाद जो सबसे पहले होता है वो बड़ी संख्या होती है अगर सेम अंक है। और ये देखिए 10वें 100वें हजारवां 10वां 100वां हजारवां 10,000वां, ये तो 10,000वें स्थान पे है, तो ये सबसे छोटा है, तो ये वाला आंसर। उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 15 से कम है। देखिए 15 से कम विषम संख्याएं कौन कौन से होते हैं। सम संख्याएं 2 4 6 8 होती हैं, और विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 9 11 13 2 4, यानी उनका योग होगा 49। प्रश्न है 1/2 का दशमलव मान। तो किसी भी संख्या का अगर हम दशमलव मान निकालते हैं तो उसके हर का भाग हम अंश में देते हैं। तो 2 का भाग हम 1 में देंगे अंश में, तो भाग नहीं जाता है तो हम ऐसी कंडीशन में यहाँ दशमलव रख देते हैं और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं। 2 पंजे 10, यानी 0.5 इसका मान होगा, यानी 0.5। ठीक है। 2/5 2/8 2/6 तथा 2/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो क्योंकि इसमें सब में अंश बराबर है, तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 2/11 सबसे बड़ा है तो 2/11 बता देते हैं सबसे बड़ी भिन्न है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको आपने बड़ी गंभीरता से सोच देखना है कि एक बच्चा है, इसने अपनी रोटी के 5 टुकड़े किए 2 टुकड़े खाए, इसने 8 टुकड़े किए 2 टुकड़े खाए, इसने 6 टुकड़े किए 2 टुकड़े खाए, इसने 11 टुकड़े किए इसने भी 2 टुकड़े खाए, यानी सबने 2-2 टुकड़े खाए। लेकिन इस क्योंकि इसने 5 टुकड़े किए, इसके बड़े, तो इसके टुकड़े बड़े बड़े होंगे, यानी इसने बड़े बड़े 2 टुकड़े खाए। और इसने 11 टुकड़े किए तो इसने छोटे छोटे 2 टुकड़े खाए। अब ज्यादा किसने खाया, तो बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 2/5 सबसे बड़ी है। यानी अगर अंश बराबर होते हैं तो जिसका हर छोटा होता है वही बड़ी भिन्न होती है, ठीक है ना। और अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है। यह है संख्याओं 2 3 6 9 का औसत। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। तो इनका जोड़ आ गया 9 और 6 15 और 3 18, तो 20 आ गया। तो क्योंकि 20 ये 4 संख्या है तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, तो जो इनका औसत है ये 5 आया।
किसी घन की एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा? ये घन है। घन उसे कहते हैं ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी कोर की माप बराबर होती है। तो इसकी एक कोर की माप 10 सेंटीमीटर है, यानी सारी कोर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो उसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन तो इसका कोर गुणा कोर होता है। आयतन जो होता है कोर गुणा कोर गुणा कोर, तो यानी इसकी कोर 10 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 दशांक की 100 हो गया, और 100 के आगे 10 से गुणा करेंगे तो 1000 घन सेंटीमीटर होगा। घन लगाना जरूरी है। जैसे क्षेत्रफल वर्ग में आता है तो इसको घन में आता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदले। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, 54 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको अगर हम 5/18 से गुणा करेंगे तो इसकी चाल आ जाती है मीटर प्रति सेकंड में। कि इसको 5/18 से क्यों गुणा करते हैं, किसी न किसी पेपर में मैंने बताया भी है कई बार कि इसको 5/18 से क्यों गुणा किया जाता है। 18 कम 18, 18 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। अगर इसको मिनट में बदलना है तो 15 को हम 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60, तो 15 छक्का 90, यानी 900 मीटर प्रति मिनट। गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 900 मीटर होना चाहिए था। देखिए 64/900 का वर्गमूल होगा, तो ये 64/900। तो हमें अलग अलग वर्गमूल निकालना है। आप किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्तर के बच्चे अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अगर अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालेंगे तो 64 का निकालिए आप, 2 से 11, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 का दीजिए, 2 1 कम 2, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चक्को 8, 2 2 4 और 2 1 कम 2। तो इसके ये बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बनाना है, और ये हो गया 2 में से एक ही लेना, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 64 का हो गया 8। और उसी तरह से 900 की भी हम लेंगे, तो आप चाहे इसको पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि छोटा हो जाएगा। 5 से कम 5, 40 हुआ, तो 5 8 40, 0 बार, फिर 5 से 5 3 15, 3 30 हुआ, 5 का 30। अब 2 से जा रहा है, 2 कम 2, 2 8 16, 2 से जा रहा है 2 9 18, 3 से जा रहा है 3 3 9, 3 कम 3, तो ये हो गया 5 5 2 2 और 3 3 के एक एक जोड़ा, तो 5 गुणा 2 गुणा 3 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 या 30, तो ये हो गया 8/30। तो इसका जो वर्गमूल होगा 8/30 होगा, यानी ऊपर का वर्गमूल अलग निकालना है और नीचे का वर्गमूल अलग निकालना है। 4 सही 2/3 धन 3 सही 1/3, इसको जोड़ना है। तो आप चाहो तो इसको कई तरीके हैं जोड़ने के, पहले सही हटा के भी जोड़ सकते हैं। तो सही हटा के अगर आप जोड़ना चाहें तो 4 3 12 और 2 14, तो 14/3 हो गया, धन 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 हो गया। तो 14 में 10 जोड़ के 24 हो गया, 24/3, यानी 3 को अगर हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 8/1 का मतलब नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उत्तर 8 ही आएगा। 94 का निकटतम दहाई तक मान, निकटतम दहाई तक सन्निकट मान इसका बताना है। तो यानी दहाई तक का मतलब इसका जो इकाई है इसका हम शून्य बना देंगे। तो अगर इकाई में जिसका हमने शून्य बनाया या 5 या 5 से अधिक होता, 5 6 7 8 9 इनमें से कोई अंक होता, तो यहाँ 1 बढ़ जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, यानी 100 हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि ये 5 से कम है, इसलिए यहाँ 9 ही का 9 ही रहेगा, तो इसका जो निकटतम मान होगा 90 होगा। गुणनखंड बताइए। अब 100 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 5 10 0, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 5 10। अब 5 का जाएगा इसमें, तो 5 5 25, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो ये वाला 20 24 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन सा है? तो पहले हम इसके 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 20 के करेंगे, फिर 24 के करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मैंने जैसे 12 का तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 12 लिख दीजिए। फिर 2 का देखिए तो 2 छक्का 12, यहाँ 2 यहाँ 6, फिर 3 का जा रहा है 3 चक्को 12, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, बीच में कोई अंक नहीं बचा है। 20 का भी हम यहाँ 1 और यहाँ 20। 2 का देखिए 2 दशांक 20, तो यहाँ 10 हो जाएगा।
फिर 3 का जाता नहीं है, 4 पंजे 20, तो 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ से 4 हो गया, यहाँ पीछे से 5 आ गया, कुछ नहीं बचा है। वैसे 24 का यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 24 लिखेंगे। 2 का जो है 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, तो यहाँ 2 12, 3 8 24 होता है, 3 और 8, 4 छक्के 24 होता है, 4 और 6। अब बीच में 5 बचा, 5 का जाता नहीं है, तो इस तरह से ये। अब इसमें सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, सार्व का मतलब जो दोनों में हो, तो देखिए दोनों में यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें 6 नहीं है। तो तीनों में देखिए सबसे बड़ा 4 है, तो जो तीनों में सबसे बड़ा होता है वही मौसा होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड 4 होगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7:40 बजे छूटती है, अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 2 घंटे बाद छूटती है। स्टेशन ए से पहली रेलगाड़ी के छूटने का समय, यानी जो पहली रेलगाड़ी छूटी वो 7:40 पे छूटी। अब दूसरी जो रेलगाड़ी छूटी वो 2 घंटे बाद छूटी, यानी इसमें हम 2 घंटे जोड़ देंगे, तो ये छूटेगी 9:40 में, सुबह के 9:40 बजे। यदि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कोई कार है वो 2 घंटे में जा रही है 100 किलोमीटर, तो चाल क्या होगी? तो जो चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यानी इसकी दूरी हो गई 100 किलोमीटर और समय हो गया 2, तो 2 से इसको काटो, 2 पंजे 10, 0, यानी इसकी जो चाल होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भी हम लगा सकते हैं, जब 2 घंटे में 100 जा रही है तो चाल का मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी, तो 50 किलोमीटर जाएगी। 4 कमलों का मूल्य ₹12.40 है, तो 3 कमलों का मूल्य क्या होगा? एक नियम का सवाल है, आप सीधे एक कमल का मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो एक कमल का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? ₹12.40 में हम 4 का भाग दे देंगे, तो 4 तिया 12, और यहां देखिए दशमलव यहां चला गया, यहां कुछ नहीं बचा, तो 4 एकम 4। अब ये एक दशमलव के बाद का 0 है, आप चाहो तो भाग दे दीजिए, आप चाहो तो मत दीजिए। अब इतना, फिर ये तो एक कमल का मूल्य है, इसको अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 कमलों का मूल्य निकल जाएगा। 3 0 का 0, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ दशमलव 2 अंकों के बाद, यानी ₹9.30 होगा। ठीक है ना? इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि एक तरफ कमल लिख दीजिए और एक तरफ मूल्य लिख दीजिए। तो पहले कमल है 4, इनका मूल्य है ₹12.40। अब कमल है 3, इनका मूल्य हमें ज्ञात करना है x रुपए, x की तरफ तीर, यहाँ भी इसकी तरफ तीर, तो x बराबर हो जाएगा x बटे ये 12.40 होगा, तो मैं सीधे इसको आगे ले जा रहा हूँ 3/4 और गुणा गया 12.40, तो वही आ गया। 4 से हमने इसको काटा, 4 तिया 12, दशमलव 4 एकम 4 और 0 0, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, यानी ₹9.30 हो गया काट के। किसी वर्ष 1 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष 23 मई को कौन सा दिन होगा? तो देखो, इसको जो सबसे, या तो आप कैलेंडर बना के कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका 1 मई को सोमवार है, 1 मई को सोमवार है, तो अब सीधा इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 8 होता है, तो यानी 8 मई को फिर सोमवार होगा। फिर 7 और जोड़ दीजिए, तो 8 और 7 15 हो गया, तो 15 मई को भी सोमवार। फिर 15 में 7 जोड़ा, 15 7 22 मई को भी सोमवार। अब 22 में 7 जोड़ा, तो 29 मई को सोमवार। तो यहां देखिए ये 23 मई है, सॉरी, तो 29 मई करने की जरूरत नहीं है। 22 मई को जब सोमवार है, तो 23 मई को मंगलवार होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो आपने वहीं तक जोड़ना है जहां पर आप चाहो तो कैलेंडर बनाओ, आप चाहो तो इस तरह से इसको कर दीजिए। तो अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर